डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट हो गया है, इंटीग्रल कैलकुलस चालू होने जा रहा है। ठीक है, कैलकुलस एज अ होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सबको कंबाइन करके रखता है। तो अभी तुमने सबसे पहले लिमिट्स पढ़ा था, फिर कंटिन्यूटी पढ़ा, फिर डेरिवेबिलिटी पढ़ा, फिर तुमने डिफरेंशिएट किया फंक्शंस को कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखा। ये सब डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे तुम डिफरेंशिएट कर रहे थे चीज़ों को। अब यहाँ पे चीज़ों को डिफरेंशिएट का बेसिक क्या था, चीज़ों को तोड़ना छोटे छोटे पार्ट्स में, है ना। तो इंटीग्रेशन का बेसिक क्या होगा, चीज़ों को जोड़ना, उन छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से डिफरेंशिएशन जो हम कर रहे थे उसको ठीक उल्टा करेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा। भाई एक तरीके से अगर तोड़ रहे हो तो दूसरे तरीके से जोड़ दोगे, ठीक है कि नहीं। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग का मेन फोकस क्या था, सबसे मेन फोकस था हमारा कि टेंजेंट और नॉर्मल निकालना, या फिर किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालना। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में कार्यक्रम उल्टा हो जाएगा। अब हम फंक्शन के रेट ऑफ चेंज की बात नहीं करेंगे, अब हम एरिया अंडर कर्व की बात करेंगे। इंटीग्रेट करके हमको एरिया ही मिलेगा। ठीक, तो अब सबसे बेसिक चीज़ इसमें आती ये है कि भाई जो डिफरेंशिएशन है ना वो इंटीग्रेशन का ठीक उल्टा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि तुम लोगों को ये याद होगा, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस यही है कि ये ठीक उल्टा देखना है। इधर से इधर जाते थे ना, अब इधर से इधर आना है इंटीग्रेशन में। तो अगर डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद नहीं हैं तो तुम्हें तकलीफ हो सकती है। अब मेरे पास एक और सवाल है कि हम अगर मैं इसकी बात करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3, इसका क्या होगा cos x। तो क्या cos x को इंटीग्रेट करोगे तो sin x लिखोगे कि sin x प्लस 3 लिखोगे, तुमको 3 के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम हमेशा ऐसा मान के चलेंगे कि जो भी अपना फंक्शन है उसके साथ एक कांस्टेंट तो आएगा ही। तो cos x का इंटीग्रेशन हम क्या लेंगे, sin x प्लस c, और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए तुमको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे c जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है जो हम किसी भी तरीके से चूज़ कर सकते हैं। अभी देखो इसका अपन ग्राफिकल मीनिंग जब समझेंगे ना तो तुमको c एक्चुअल में फील देगा कि वो है क्या यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसका उल्टा जो है, जैसे यहाँ डी बाई डी एक्स है, इसके लिए डैश यूज़ करते थे, है ना, या फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, या फिर y1 लिखते थे। अब यहाँ पे हम एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस कराएंगे कुछ ऐसा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ये क्या बोलता है, इंटीग्रेट, और हम किसको करा रहे हैं, cos x। और ये इंटीग्रेट इसको करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आंखें खोल के देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये इन सिंबल दोनों साइड लग जाएगा तो ये मिल जाएगा तुमको साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, एक कांस्टेंट अपने आप आएगा, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएट करते तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो इस वजह से हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। तो अब हम लोग एक जनरल परसेप्शन इसमें क्या लेने वाले हैं कि जितना भी हमारा डिफरेंशिएशन वाला मिलेगा f, उसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब यहाँ पे हमारा जो स्मॉल f ऑफ x है वो cos x रहेगा, और जो कैपिटल f ऑफ x है वो इसका इंटीग्रेशन मिलेगा जो कि मिलेगा sin x प्लस सी। ठीक है, तो ये जो f ऑफ x है ये एक्चुअली f डैश x के इक्वल है। समझ में आई बात की नहीं। तो यहाँ से हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डी एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस सी, है ना, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेज है इंटीग्रेशन सिंबल कैसे लिखना है भाई, और ये हमेशा ट्रू भी मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अपन डिफरेंशिएट करते थे एडिशन हुए फंक्शन को, तो वो ऐड हो जाते थे, उनको डिफरेंशिएट अलग अलग करो और ऐड कर दो। तो वैसे ही यहाँ पे भी प्लस माइनस के लिए ये स्कीम काम करती है। अब मैं तुम लोगों को सबसे मेन चीज़ ये है कि अब हम लोग जब डिफरेंशिएट करते थे, याद करो
तो डिफरेंशिएशन एक यूनिक वैल्यू मिलती थी, उसके अलावा और कोई दूसरा उस चीज़ का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। बट इंटीग्रेशन में वो यूनिक नहीं है, इंटीग्रेशन में वो यूनिक नहीं है, क्योंकि अगर मैं cos x dx के इंटीग्रेशन की बात करूं तो वो sin x प्लस सी है। c की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, रियल लाइन में से कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, तो मेरे को एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो यूनिक नहीं होता है, उसको यूनिक बनाने के लिए हमको एक कंडीशन चाहिए जिसको हम फॉलो करेंगे कि हमारा जो भाई आएगा आउटपुट वो ये फलाना टाइप का कंडीशन को फॉलो करने वाला है। ठीक है, ठीक है ना। अब अगर मैं मानता हूँ कि मेरे पास दो डेरिवेटिव, मतलब कि अपने पास दो फंक्शन है जिनका डेरिवेटिव सेम है, ठीक है, तो अपन लेट अस एज्यूम कि अपने पास वो दो फंक्शन है f और g, ये मेरे पास दो फंक्शन है और इन दोनों का डेरिवेटिव सेम है। ठीक है, अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, इसमें जो बोलता है ये बोलता है कि अगर इनका डेरिवेटिव सेम है ना, तो ये फंक्शन को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब इनका जो डिफरेंस होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी हमेशा। तो क्या करते हैं, इसका अपन एक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं h, जो क्या रहेगा f माइनस जी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। चलो, तो इसको डिफ्रेंशिएट अगर करोगे तो क्या मिलेगा, h डैश इज इक्वल टू f डैश माइनस जी डैश। ठीक है कि नहीं, h डैश इज इक्वल टू f डैश माइनस जी डैश। ठीक, अच्छा अब ऐसा है कि हमने क्या बोला कि इन दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव सेम है, तो इसका मतलब क्या है, f डैश माइनस जी डैश क्या होगा, जीरो, सेम वैल्यू मतलब जीरो, तो इसका मतलब h डैश क्या मिला, जीरो, h का डिफरेंशिएशन जीरो, इसका मतलब h कैसा है, कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो फंक्शन हमारे पास ऐसे हैं जिनका डेरिवेटिव सेम होगा तो वो एक कांस्टेंट के डिफरेंस में रहेंगे, मतलब उनका जो डिफरेंस होगा वो एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे उनको लिखेंगे और उसका ठीक उल्टा वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी लिखेंगे। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, चलो दो कॉलम बना लेते हैं, एक डेरिवेटिव के लिए और एक उसका इंटीग्रल के लिए। ठीक है, तो एक हमने लिखा यहाँ डेरिवेटिव्स और यहाँ हम उसके इंटीग्रल्स लिखने वाले हैं, उल्टा लिखेंगे बस सबका। ठीक है, तो सबसे पहला जो तुम लोग के पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था, ये था x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इज इक्वल टू x की पावर n। तुम लोग बोलोगे ये क्या है, ना बेटा ना, आंखें खोल के देख, x की पावर n प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n प्लस वन इंटू एक्स की पावर n प्लस वन माइनस वन, और नीचे n प्लस वन है तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, n मिलेगा। तो लिखा वही गया है, बस लैंग्वेज बदल के लिखी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ताकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखने में आसानी हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या हो जाएगा, इक्वल टू में लिखते हैं x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। अब मैं हर एक में प्लस सी लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, तुम लोग खुद से लिख लोगे। ठीक है, अच्छा x का कितना होता है डिफरेंशिएशन, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x। ये एरो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा ना। इस केस में हर बार इतना करूँगा तो इस बोर्ड में इतनी जगह नहीं है कि अपन लिख पाएँ। तो साइन x का क्या होता है, तो cos x का क्या होगा, बहुत बढ़िया, cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोग को याद होगा क्या, टेन एक्स का क्या होता है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, टेन एक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। ठीक है, इसके बाद सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो यहाँ पे सेक एक्स टेन एक्स का क्या होगा, सेक एक्स। सब में प्लस सी लगेगा ना।
ठीक है। उसके बाद कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो यहाँ पे कॉसेक एक्स कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, तो ये सारे हो गए ट्रिग्नोमेट्री के। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत? तो अब इसी टेबल को इधर और आगे बढ़ाएं कि इसी को मिटाते लिख दें, चलो आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स और यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रल्स। ठीक है, साइन इनवर्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता था डेरिवेटिव, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है कि नहीं? अच्छा, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसके अलावा कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, इसके आगे और बढ़ेंगे तो सेक इनवर्स का होता है 1/x√x² माइनस 1। तो 1/x√x² माइनस 1 का क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स। और फिर कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का -1/x√x² माइनस 1। तो -1/x√x² माइनस 1 का क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हो गया सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। ई पावर एक्स का क्या होता था, बेशरम है ना, नहीं बदलेगा। तो इधर भी नहीं बदलेगा। ठीक है, लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग मॉड एक्स का होता है वैसे वो। ठीक है, क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं जाती। तो यहाँ 1/x का क्या होगा, लॉग मॉड एक्स। ठीक है, इसके अलावा एक तुम लोग को याद होगा ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता था, ए की पावर एक्स लॉग ए। तो यहाँ हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स। तो यहाँ पे अपन को अगर मिलेगा क्या, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या लिखेंगे, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो तुम लोगों को धीरे धीरे समय के साथ याद हो जाने चाहिए। मैक्सिमम तो ये सब याद हो गया होगा ऑलमोस्ट, उल्टा याद करने में दिक्कत नहीं है। ये दो नया आया है, ये तो पुराने हैं सारे, तो इतना तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो इनको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, कि ये फंक्शन हमको मिल कैसे रहा है। ठीक है, चलो तो अब देखो कि एक हम लोग देखे अभी, क्या जानते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर का d/dx करोगे तो क्या मिलता है, 2x मिलता है। तो अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा, x² + c मिलेगा, है ना। अब मैं अगर सिर्फ x² को देखता हूं तो ये क्या है, ये है क्या x²। अब c की वैल्यू अगर 1 है तो c = 1 के लिए जो अपना फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन वाला फंक्शन है, कैपिटल में ले लो, क्या बन जाएगा, x² + 1। इसका ग्राफ बनाओगे तो ये यहाँ बनेगा, है ना। 1,0,1 से शुरू होगा, ट्राई करके देख लो। x0 रखोगे y1 मिलेगा, ठीक है ना। 2 रखेंगे तो और ऊपर जाएगा, -1 रखेंगे तो नीचे मिलेगा यहाँ पे, हाँ या नहीं। ऐसे ही कोई भी कर्व यहाँ पे आया होता, ये जरूरी नहीं है x² के लिए, कोई भी कर्व होता कांस्टेंट उसको आगे पीछे शिफ्ट कराता y एक्सिस पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये तो पूरा इनका परिवार मिल गया। ये क्या है, पैराबोला, और ये पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे इनफाइनाइट सारा पूरा परिवार आ गया पैराबोला का।
ऐसे पैराबोला जिनका वर्टेक्स वाई एक्सिस पे हो और जिनका एक्सिस बोला जाए तो वो वाई एक्सिस हो, ये भी बोल सकते हो। तो ये सारे पैराबोला का पूरा परिवार, तुमको पूरी फैमिली मिल गई इनकी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटीग्रेशन है ना, अभी जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें हमको को पूरा फैमिली मिल जाता है, पूरा फैमिली मिल जाता है उस कर्व का, ठीक है। और वो स्पेसिफिक मेंबर को पहचानने के लिए अपने को कोई इनिशियल कुछ भी फाइनल कोई कंडीशन चाहिए होती है, ठीक है। वो अपन देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तब। तो अब सवाल ये है कि ऐसा कुछ प्रोसेस होता है क्या जिसमें कि हम डायरेक्ट यहाँ से ये परिवार की जगह उस स्पेसिफिक मेंबर पे पहुँच जाते हैं? तो वो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी तक हम लोग देख रहे हैं इसमें फंक्शन मिल रहा है, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। बाद में लिमिट लेके आएंगे जो तुम लोग फिजिक्स में बेसिकली किए रहे होगे, तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। तो उससे हम लोग एक स्पेसिफिक वैल्यू पे y की पहुंचते हैं कि x इतना है तो y x इतना से इतना जा रहा है, मतलब एरिया अंडर कर्व एग्जैक्ट वैल्यू की मिलती है, ठीक है। तो क्या ये बात तुम लोग समझ जाए कि फिजिकली एक्चुअल में इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे तो ये प्रॉपर्टी नहीं, ऐसे ही बोला जाए तो टाइम पास है, बट लिखना तो पड़ेगा। चलो तो अब क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो भाई पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है ये दोनों एक दूसरे का उल्टा काम होता है। तो अगर मैं सोचूं ऐसा कि मेरे पास ये लिखा हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो अगर इसी को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे को एफ ऑफ एक्स मिलेगा क्या? हाँ या नहीं? हाँ। उल्टा करके वापस वहीं पहुंच जाने का मतलब यही है। तो या तो इसको ऐसे बोलूं क्या कि अगर मेरे पास एफ डैश एक्स था, इसी को इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को क्या एफ ऑफ एक्स मिलेगा क्या? तो इसी का प्रूफ करना है अभी हम लोगों को, ठीक है। तो एक मान लेते हैं फंक्शन एफ है, ये एंटी डेरिवेटिव है किसका? लेट एफ बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन है उसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ है। तो क्या बोल सकते हो कि डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स क्या होगा? स्मॉल एफ ऑफ एक्स, हाँ या नहीं? तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है कि नहीं? तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा ठीक है, क्या मिलेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी, जीरो। ये क्या है? ये एफ डैश एक्स है क्या? सॉरी एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है। हो गया क्या प्रूफ? समझ में आई बात? तो अगर अपन उल्टा करके देखना चाहें तो वो भी ट्रू है कि भाई अगर मेरे पास एफ डैश एक्स है, ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना? अच्छा ये एफ डैश एक्स स्मॉल लिखे हैं हम लोग, तो ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मिलेगा क्योंकि डैश का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल कैपिटल को नहीं मानता। तो अब इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा? ये अपने को मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे सी अपना आर्बिट्री कांस्टेंट है और इसका नाम जो है वो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ऐसी है कुछ कि भाई अपने पास दो फंक्शन है, अपने पास दो फंक्शन है, ठीक, और उनका जो डेरिवेटिव हो सेम है। तो ये बोल रहा है कि अगर डेरिवेटिव सेम है तो इनका इंटीग्रेशन होगा, दो फंक्शन का डेरिवेटिव सेम हो सकता है? नहीं हो सकता, एंटी डेरिवेटिव सेम हो सकता है, ठीक है। मतलब
डेरिवेटिव देखो, दो फंक्शन हम अपने पास मान लेते हैं, चलो दो इंडिफिनिट इंटीग्रल्स हैं और इनका डेरिवेटिव है सेम, ठीक। तो अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव सेम होगा तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करें? तो सेकंड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, ये सेकंड प्रॉपर्टी है अपनी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि भाई दो फंक्शन है, इनका सेम डेरिवेटिव है। तो मान लेते हैं f और g वो दोनों फंक्शन, इनका डेरिवेटिव सेम है, मतलब f डैश x इज इक्वल टू g डैश x है, ठीक है। f डैश x इज इक्वल टू g डैश x है। तो इसका मतलब क्या है कि d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx जो होगा वो इक्वल होगा d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx, हाँ या नहीं? तो ये इसको इधर पार्सल अगर करें, इसको इधर पार्सल करें तो क्या मिलेगा? f ऑफ x dx माइनस g ऑफ x dx इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, हाँ या नहीं? अच्छा, इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाना है, तो अब ये इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन जो है मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन 0 है। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x dx इज डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, ऐसा मान सकते हैं। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx प्लस c, ये दोनों सेम फैमिली के हैं, इसका मतलब है ना, दोनों के में डिफरेंस अगर कांस्टेंट का है तो वो एक ही फैमिली के आएंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्विवेलेंट निकल गए, ठीक। तो अगर मतलब दो का डेरिवेटिव सेम है तो वो सेम फैमिली के होंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का एक रूल ये है भाई कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस g ऑफ x dx जो होगा वो अलग से तुम लिख सकते हो f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx, ठीक है। ये तीसरा है, तो ये इसका प्रूफ मेरे को नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइप का तो समझ जा रहे हो, ठीक। अब अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रेशन में तो उसका क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू f ऑफ x dx क्या होगा? k बाहर चल देगा, k का क्या रोल है इंटीग्रेशन में? तो ये k इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx के इक्वल होगा, ठीक है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब ऐसे n नंबर्स के लिए भी कर सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं। तो ये चार मेन प्रॉपर्टी है, इसमें यूज़ क्या आएगा? तो यूज़ ये दोनों आना है कि भाई कांस्टेंट जैसे डिफरेंशिएशन में बाहर जाता था वैसे इंटीग्रेशन में भी चला जाएगा, जैसे जोड़ने और घटाने। अब यहाँ पे माइनस होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये माइनस के लिए भी सेम है, सेम नियम, प्लस माइनस एक ही चीज़ है, ठीक। तो चलो एक आध दो एंटी डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं तो समझ में आएगा कि ये एंटी डेरिवेटिव है क्या यहाँ पे। चलो तो अब कुछ सवाल बनाते हैं इस पे इंटीग्रेशन के। एंटी डेरिवेटिव मेथड का यूज़ करेंगे हम लोग। तो तुमको को बोल रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव बोलने का मतलब क्या है कि cos 2x को अपने को इंटीग्रेट करना है। बट अभी हमने तो सीखा ही नहीं कुछ खास, है ना। लेकिन एक चीज़ हम लोग को मालूम है कि cos किसका डिफरेंशिएट होता था? साइन का। 2x है तो साइन 2x का होगा, हाँ या नहीं? इसका मतलब कहीं ना कहीं से साइन का रोल आना है, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं, तो साइन 2x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलो क्या मिलेगा साइन 2x का डिफरेंशिएशन? cos 2x फिर 2x का 2, है ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ देखो ये 2 को इधर पार्सल कर दूँ क्या? तो 1/2 d बाई डी एक्स ऑफ, या यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं साइन 2x/2, ठीक है। तो क्या आएगा? cos 2x, हाँ या नहीं? तो क्या ये बोलूँ इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है? साइन 2x/2। समझ में आया? सिंपल है, ऐसे ही सवाल है। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब ये तुमको जो दिख रहा है इसको देखो, खोजो, पहचानो कि क्या है तुम्हारे पास और उसके पीछे क्या हो सकता है। तो लास्ट में आंसर में लिख लेना भाई एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज साइन 2x/2। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब एक और सवाल करते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे।
क्वेश्चन है भाई फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। फिर से खोजो, इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्शन करते हैं वैसे। ये कैसा लग रहा है? ये x क्यूब का लग रहा है क्योंकि 3x स्क्वायर होता है, ये x की पावर 4 का है, 4x क्यूब होता है ना। तो चलो भाई लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3, यही होगा ना। तो ये तो यही है, मिल गया एंटी डेरिवेटिव। इससे आसान कुछ होगा? एक और क्वेश्चन, 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा भाई? 1/x का log x का क्या होता था? 1/x है ना। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, 1/x का तुम log x लिखोगे, x की वैल्यू नेगेटिव होती तो log का क्या होता? log तो नेगेटिव वैल्यू लेता ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसका एंटी डेरिवेटिव तो log mod x होगा, है ना। तो d बाई डी एक्स ऑफ log mod x क्या होगा? 1/mod x, ठीक है। तो यहाँ से इसका एंटी डेरिवेटिव क्या मिला? log mod x, ठीक है। तो बहुत सिंपल था ये, ठीक है ना। तुम लोग चाहो तो इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हो। कैसे? अपन क्या कर सकते हैं, ये मॉड है, दो केस ले सकते हैं, x पॉजिटिव और x नेगेटिव का। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अलग से इसको ये भी लिख लेते हैं। तो फॉर x ग्रेटर देन 0 क्या होता कि d बाई डी एक्स ऑफ log x जो होता है वो क्या होता है? 1/x इंटू, हाँ बस 1/x ना, x का करोगे तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर d बाई डी एक्स अपन कर रहे हैं फॉर x स्मॉलर देन 0 तो log -x हो जाएगा वो, है या नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/-x इंटू -x का क्या होगा? -1। तो ये क्या मिला? ये भी 1/x मिला ना। तो इसका मतलब क्या है कि 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या है? log mod x। समझ में आई बात की नहीं? तो दोनों केस के लिए वेरीफाई करके भी दिखा सकते हो। हाँ, प्रैक्टिकली log -x डज नॉट एग्जिस्ट, बट डिफरेंशिएशन के टाइम में चेन रूल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। समझ में आई बात? ठीक है, चलो इसको नोट करो। चलो कुछ और सवाल देखते हैं। तो ये है भाई, इंटीग्रेट x³ -1/x² dx। तो भाई देखो, इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा देख के इंटीग्रेट करना तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई एंटी डेरिवेटिव तुमको याद भी नहीं होगा, है ना। लेकिन एक चीज कर सकते हो, क्या ऐसा लिख सकते हो? हाँ या नहीं? अब ये क्या है? हाँ या नहीं? x किसका होगा? x² का करोगे तो 2x आता है, मतलब x²/2 का करोगे तो x मिलेगा, हाँ या नहीं? अच्छा, ये 1/x का है क्या? -1/x², याद है ना। तो एक काम करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x²/2 -1/x प्लस 1/x करते हैं, क्या आएगा? इसका क्या होगा भाई? 2x/2 -1/x², 2 कटेगा तो क्या मिला अपने को? तो अपना आंसर क्या होगा? x²/2 प्लस 1/x। समझ में आया? सिंपल है, कोई खास दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग एक चीज़ और लिखना भूल जा रहे हैं, वो ये कि जब भी अपन एंटी डेरिवेटिव लिखेंगे तो आंसर में हमको c भी लगाना है, ठीक, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा। एक और सवाल देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x³ 2/3 प्लस 1 dx, ठीक है। अब इसको देखो तो इसका फिर से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा देखते ही कि यार भाई इस टाइप का तो कुछ किया ही नहीं। तो अब इसमें फॉर्मूला यूज कर लेते हैं फिर, एंटी डेरिवेटिव नहीं याद है तो, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव नहीं बोला है, क्वेश्चन बोला है इंटीग्रेट दिस। इंटीग्रेट फॉर्मूला क्या है अपने पास? फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n, क्या होता है? x⁴n+1/n+1 प्लस c। तो इसको करते हैं तो क्या होगा? x⁴ 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 प्लस
1 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ठीक है ना, प्लस सी, क्या मिला, ये क्या होगा 3 3 2 5, एक्स की पावर 5/3, नीचे क्या होगा, नीचे भी ये 5/3 हो जाएगा, 3/5 मल्टीप्लाई होगा क्या, और ये क्या होगा, ये x होगा क्या, प्लस सी। कोई दिक्कत, बना लोगे ऐसा छोटा मोटा सवाल, ठीक है। तो इंस्पेक्शन करने के लिए जो मेथड था पहले जो हम लोग यूज़ किए वो हिट एंड ट्रायल जैसा ही है कि तुमको तुक्का मारना है, लेकिन अब जो सवाल है वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि इंटीग्रेट करो, तो वो तुमको रोक नहीं रहा है कि तुम कौन सा मेथड यूज़ करो। तो यहाँ हमने इंस्पेक्शन यूज़ किया है, हम चाहते तो इस सवाल को भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। और सवाल लेते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 प्लस 2e की पावर x माइनस 1/x dx। तो इसको तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से ही करते हैं, फिर कौन जाए मेहनत करने, है ना। तो इसका क्या होगा, x की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस 2e की पावर x, बेशरम में कुछ नहीं होने वाला, और 1/x का क्या होगा, log x का होता है 1/x, तो 1/x का क्या हो जाएगा, log x की log mod x, mod x याद रखना हमेशा, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लिख सकते, ठीक, और प्लस सी लगा दो। तो ये क्या होगा, देखो 3, ये 5/2, तो ये क्या हो 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 2e की पावर x माइनस log mod x प्लस c। कोई दिक्कत, ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx। क्या होगा बता दो, sin x का cos x माइनस cos x, cos x का sin x प्लस c, खत्म, सिंपल, इतना ही सिंपल है। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, शुरुआत से बनाते चलो मज़ा आएगा। चलो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंटीग्रेट cosec x और ब्रैकेट में है cosec x प्लस cot x dx, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x dx। cosec x का स्क्वायर क्या होता है भाई, ये तो cot x का है ना, कि माइनस cot x का है, माइनस cot x का है, देख लो, ठीक है। इसके अलावा cosec x cot x ये भी माइनस cosec x का होगा और प्लस c, ठीक। फॉर्मूला देख लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी शुरुआत है, फॉर्मूला देख के ही बनाओगे, ऐसे थोड़ी नहीं इकट्ठा अचानक से पहले दिन पढ़े सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। हाँ भाई, क्या कर सकते हो इसके लिए, इसके लिए दिमाग लगा सकते हो। क्या लगाओगे दिमाग, तो उसको 1 माइनस साइन एक्स को कर देते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉस का सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये देखो टेन एक्स, और एक क्या है कॉस का उल्टा सेक एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर किसका होता है, टेन का, और सेक एक्स टेन एक्स किसका होता है, सेक एक्स का। तो क्या हो जाएगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। बताओ कोई दिक्कत, अरे बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। हाँ बोलो, कॉस स्क्वायर एक्स है, हाँ इसको तुम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखना चाहते हो लिख लो, फिर उसको 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स लिखना चाहते हो लिख लो, फिर तुम काट लोगे और तुमको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। कैसे करोगे बेटा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को, कैसे करोगे? अभी इतना आगे नहीं जाओ, बहुत सिंपल वाला रास्ता खोजो, वो सब आगे जाओगे तो कुछ मिलेगा, अभी नहीं। 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स करोगे, लेकिन अभी नहीं करोगे, बाद में करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ फंक्शन, फंक्शन ये दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6, और इसका बोल रहा है एफ ऑफ एक्स बताओ, और उसके अलावा ये बोल रहा है कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, ठीक है कि नहीं?
तो देखो पहचानो इसको, ये x की पावर 4 है और ये 6x है, हाँ या नहीं? देख के पता चल जाता है, देख के। तो क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 6x, क्या आता है 4x क्यूब माइनस 6। देखो एंटी डेरिवेटिव क्वेश्चन ने बोला तो इसलिए हमने ये किया, अगर नहीं बोलता डायरेक्ट इंटीग्रेट बोलता तो फॉर्मूला लगाओ और आंसर लाओ चुटकी बजा के, सिंपल, ठीक है। तो अपना एफ ऑफ एक्स क्या मिला, एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस सी, ठीक है ना। तो अब इसमें ये बोल रहा है कि एफ ऑफ 0 3 है, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू मिल गई 3, तो एफ ऑफ एक्स एक्चुअल में क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, समझ में आया? तो वही मैं बार बार तुम लोगों को बोल रहा था ना कि एक फैमिली ऑफ कर्व ये मिला हमको, उस फैमिली का ये वाला स्पेसिफिक मेंबर हमको चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये है वो कंडीशन जो उस मेंबर तक तुमको पहुंचा रही है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन में तो इसी टाइप के सवाल हैं अपने पास, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर देखोगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में काफ़ी सारी सिमिलैरिटी मिलेगी तुमको। जैसे क्या भाई, ये दोनों फंक्शन के ऊपर ऑपरेशन है और कुछ नहीं है, ये एक फंक्शन अपने पास होगा उस पर कुछ ऑपरेशन हम लगाते हैं। इसके अलावा दोनों लीनियर हैं, ध्यान देना, प्रिंसिपल होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन दोनों फॉलो करते हैं। इसका प्रूफ अभी नहीं है बट इतना जान लो कि ये लीनियर फंक्शन है, इससे ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर देखोगे तो अगर तुम 2 बार ऐड कर दोगे कोई चीज़ को तो वो उसका सम मिल जाता है तुमको आसानी से। कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बाहर चले जाता है डिफरेंट इंटीग्रेशन के, तो इसलिए लीनियर फंक्शन है दोनों। इसके अलावा और भी देखोगे तो बहुत सारा इसमें है, बहुत सिंपल है। जैसे भाई डिफरेंशिएशन में तुमको लिमिट यूज़ करना पड़ता है, इंटीग्रेशन में भी लिमिट यूज़ करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या था याद है? मीनिंग ये था डिफरेंशिएशन का रेट ऑफ चेंज निकालना, यहाँ पे क्या है, एरिया अंडर कर्व निकालना, ठीक। तो अब तुम लोग एक्सरसाइज 7.1 में जो 22 क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करो और एंजॉय करो।